गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपने शुरू करने वाले हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। आए हुए काफी टाइम हो गया है आर्थिक समीक्षा राजस्थान की, और ये करेंगे अपने चैप्टर वाइज। सबसे पहले करने से पहले देख लेते हैं कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में कौन सा अपना पोर्शन कंप्लीट होगा। बेसिक वाले अपने ऑफलाइन बैच में अपने देख रहे हैं कि बेसिक वाले जितने कर रहे हैं, हमने सिलेबस देखा था। सबसे पहले जीडीपी वाला बेसिक 1-2 क्लास ली थी जिसमें आपको बेसिक समझ आ गया था शायद, है ना। उसका रिवीजन कर लेंगे, अभी आपसे पूछ भी लूंगा कितना याद है। और दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर में हमने जब सिलेबस डिस्कशन किया था तो 2 पोर्शन थे। राजस्थान वाला 2 पोर्शन था। राजस्थान का एक में प्री में भी आ रहा है अपने, और राजस्थान का मेंस के अंदर में भी आ रहा है। तो राजस्थान का जो प्री और मेंस की इकोनॉमी वाला पूरा पोर्शन है वो इकोनॉमिक सर्वे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक साथ में आपका प्रीलिम्स, राजस्थान की जो इकोनॉमी का प्रीलिम्स वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका मेंस वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये पढ़ना, किस तरीके से है इकोनॉमिक सर्वे, इसी तरीके से पढ़ना है कि राजस्थान की जो आरएस प्री के अंदर में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कंप्लीट हो सके, और जो मेंस के अंदर में 2 या 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आपका इकोनॉमिक सर्वे से आ जाएगा और किसी चीज से नहीं आएगा। तो डायरेक्ट हम उठाएंगे राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है ऑथेंटिक है, उससे डाटा लेंगे सीधा का सीधा, कोई फोटो है, इन्फोग्राफी है, उससे अगर माइंड मैप से समझा सकते हैं तो वो ले लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। और इससे और करंट अफेयर से मिला के लगभग आपके 40 to 45 आपके क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से मिला के और करंट अफेयर मिला के? आपके 40-45 क्वेश्चन आते हैं। और आपको करने कितने होते हैं प्रीलिम्स में पास होने के लिए? प्रीलिम्स में पास होने के लिए तो बहुत ही कम है। अगर 85 भी क्वेश्चन आपके सही है तो भी सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा ही है। 80 क्वेश्चन आपके हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए, तो नंबर आप मिलाओगे 1.33 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 24 नंबर और हो जाएंगे। 75 से करोगे तो 95 हो गए। तो 75 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे मिला के आपका 40 से 45 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब ये 40-45 अगर क्वेश्चन में से अगर मैक्सिमम 30 भी ले जाते हो आप, तो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं उनमें से बहुत ही कम, अगर थोड़ा पॉलिटी से कर लिया, थोड़ा आपने हिस्ट्री से कर लिया, इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक इकोनॉमिक्स जो इंडिया वाली है उसमें से भी अगर कुछ गलत हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका। लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जितना राजस्थान का डाटा दिया गया है, जीडीपी का डाटा हो जाएगा आपका, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें पूरा एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा, इंडस्ट्री वाला चैप्टर है उससे इंडस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक्सटर्नल जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपकी, सोशल सिक्योरिटी की कितनी स्कीम चल रही है, तो स्कीम वही पूछी जाती है सारी की सारी। आप देख लेना, आपने अगर किसी ने नोटिस किया हो, किसी ने डाउनलोड करने की जहमत करी हो, तो स्कीम्स उसमें दी गई है ना। तो जो पहला चैप्टर है ओवरव्यू रहेगा आपका, ठीक है, वो हमने अभी अवॉइड कर दिया, बिकॉज उसके अंदर में पूरा इकोनॉमिक सर्वे समझाया जाता है कि आपका हर चैप्टर में क्या क्या दिया गया। जब तक चैप्टर नहीं करेंगे वो चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और उसके अंदर में सारी जो स्कीम्स है सोशल सिक्योरिटी की, हेल्थ सेक्टर में अलग से दी गई है आपकी स्कीम्स वहां पे, ठीक है, एजुकेशन में अलग से दी गई है, तो वुमेन्स के लिए अलग से स्कीम दी गई है, तो सारी स्कीम्स वहां पे अवेलेबल है, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आते हैं सारी स्कीम में से। ये इंपॉर्टेंट स्कीम मानी जाती है। और दूसरी चीज ये रहती है कि वो स्कीम साथ साथ में कर लेंगे, लेकिन चैप्टर वहां से शुरू करेंगे। जो पहला चैप्टर आज हम जो करने वाले हैं वो है मेजर इकोनॉमिक ट्रेंड। ये पहला चैप्टर है आपका, यानी समरी के बाद वाला जो चैप्टर आता है, 2 समरी दी हुई है, उसके बाद वाला जो चैप्टर है पहला, जहां से जीडीपी शुरू हो रही है। बिकॉज इससे शुरू इसलिए करें क्योंकि जीडीपी आपको करवाई जा चुकी है। फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेंगे, ऑनलाइन में अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है दोबारा देख लेंगे, और कैसे कैलकुलेट हो रही है वो शायद आपको याद होगा, रिवीजन करवा दूंगा। स्कीम वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे साथ में कर लेंगे। आगे से जो एग्रीकल्चर वाला एक बार चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद 2-2 स्कीम लेके हर एक के अंदर में कर लेंगे। इस स्कीम के अंदर में हो सकता है कि ये इकोनॉमिक सर्वे आया है, सर्वे होता है पिछले साल के अंदर में, जितना अलोकेशन किया था पिछले बजट में, जितनी योजनाओं में, उनमें कितना खर्चा हो गया है, क्या वो योजना पूरी हो गई, क्या उसमें दोबारा चाहिए, तो इस तरीके से एडवांस एस्टिमेट आता है, वो आपको बताता है सर्वे, ठीक है। एक होता है बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट कौन सा होगा कि आप ही 23-24 का बजट आया आपका, और एक आया आपका सर्वे। सर्वे आता है 22-23 का, और बजट आता है आपका 23-24 का। तो 23-24 में आपको बजट एस्टिमेट करके देता है कि इतनी योजना है और इसमें इतना इतना पैसा लगाना है। अब ये बजट आपका पिछले साल जो आया था उसने बजट एस्टिमेट करके दिया था। अब उस बजट एस्टिमेट को जब रिवाइज करते हो आप, तब आपके पास आ जाएगा रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है। एक आता है आपका एडवांस एस्टिमेट। तो आपको ये 3 चीजें ध्यान देनी है कि आपको पहले देखना क्या है, बजट ने एस्टिमेट किया था, पिछले साल का बजट आया था, उसमें योजना के लिए कुछ पैसा दिया गया था। अब हम देखेंगे सर्वे के अंदर में वो डाटा दिया जाता है, पिछले साल का फाइनल डाटा दिया जाता है आपको कि पिछले साल जो हमने बजट में एस्टिमेट बताया था उसमें क्या वो योजना कंप्लीट हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो जीडीपी रही थी, हमने जो एडवांस एस्टिमेट किया था, अगले साल का एडवांस एस्टिमेट भी दिया गया सर्वे के अंदर में, पिछले साल का पूरा डाटा भी आपको दिया जाता है। तो सारा डाटा अपने को ये मिल
जाता है सर्वे के अंदर में। और ये जो स्कीम्स है उसके अंदर में, जैसे अभी स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो हो सकता है इसके अंदर में जो डाटा वो दिया गया जो पिछले बजट में दिया गया था, बिकॉज उस बजट के अकॉर्डिंग ये सर्वे चल रहा है कि इसमें देखा गया कि उसमें जितना अलोकेशन किया गया था बजट का, कितने करोड़ का दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग इसने वापस रिवाइज करके हमें फाइनल डाटा ये दे रहा है। लेकिन स्कीम्स के अंदर में क्या हो रहा है कि इस वाली जो बजट आया 23-24, इसके अंदर में उन स्कीम्स का डाटा चेंज कर देते हैं। तो जब हम बजट की देखेंगे, इसके अंदर में स्कीम्स देखेंगे, तो उसके अंदर में जो डाटा दिया गया, जैसे दिया गया है कि 5 लाख का हमें इंश्योरेंस कवर मिलेगा, लेकिन अभी वो बढ़ा दिया गया बजट के अंदर में, ठीक है, वो 10 लाख कर दिया है, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना है 25 लाख कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हर एक अंदर में एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर बढ़ा दिया आपका, जैसे 700-500 रुपए किसी को देते थे पर मंथ देते थे पेंशन, कहीं किसी योजना के अंदर में मान लो तो वो 750 कर दी गई है। तो ये डाटा बजट में देखेंगे। इसके लिए क्या करना है कि जब तक ये स्कीम यहां शुरू करें उससे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे वो सारा डाटा डाल दिया गया कि उसमें चेंज क्या किया गया। 7 पेज का है, बजट का समरी है, वो समरी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। समझ आ गया समरी क्यों पढ़नी है? समरी इसलिए पढ़नी है कि जो चेंजेस आए हैं या कोई नई चीज आई है अभी, जैसे कोई यूनिवर्सिटी कहां पे घोषित करी है, तो इसलिए बजट पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, बजट की पढ़ते हैं समरी। और इकोनॉमिक सर्वे है उसको पढ़ते हैं डिटेल में चैप्टर वाइज, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे फाइनल रहता है अपना डाटा, और इसके अकॉर्डिंग सिर्फ स्कीम को छोड़ के हमें पता रखता है कि हर सेक्टर के अंदर में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हर सेक्टर के अंदर में कहां कंट्रीब्यूशन कर रही है, कहां कहां कितना पैसा लग रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर में प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो हमें वो सारा डाटा मिलता है यहाँ पे, कितनी स्कीम चल रही है, तो सारा इकोनॉमिक सर्वे से डाटा मिलता है आपको। मेंस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, सिर्फ रहता है आपको बजट सिर्फ इसलिए देखना है कि जो ये हम जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर में जितनी योजनाएं हैं उनमें चेंजेस क्या किए गए, क्या कोई नया अनाउंस किया जो अगले सर्वे में आएगा, तो वो इस बजट में अंदर में 7-8 पेज का होगा, शायद वो हैंड रिटन है, आपको पूरा मिल जाएगा उसके अंदर में जितना भी नया काम हुआ है, ठीक है। तो उसको रिवाइज कर लेना। उसमें दिया गया है कि स्वास्थ्य बीमा योजना में एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, किसी पेंशन को चेंज किया, तो वो सारा उसके अंदर में है। उसके बाद जब हम ये स्कीम करेंगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि अच्छा सर्वे में ये दिया गया लेकिन अब बजट में इतना चेंज कर दिया, तो लेटेस्ट डाटा आपका रहेगा। और मिड टाइम में भी अगर ये चेंज करती है गवर्नमेंट, कुछ कल परसों पालनहार में शायद चेंज कर दिया गया था, है ना, न्यूज में भी आया था, पालनहार में चेंज कर दिया, तो वो आपको साथ साथ में करंट अफेयर की क्लास होगी, उसके अंदर में आइडिया आता रहेगा कि 750 कर दिया, 1000 कर दिया, कितना रहा, ठीक है। ये हो गया। इसलिए अब शुरू करते हैं। पहला जो हमारा रहता है वो है वृद्ध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। अब आप बोलोगे कि ट्रेंड देखने हमें, इसमें इसके अंदर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है, पहला चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ट्रेंड बताता है, और जो के प्रीलिम्स के क्वेश्चन होंगे वो इस ट्रेंड से पक्का आएंगे, ठीक है। मेंस के अगर नहीं आए लेकिन प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके इसी ट्रेंड से आते हैं कि कैसे जीडीपी ग्रोथ कर रही है। ट्रेंड का मीनिंग क्या है कि आपको यहाँ पे जीडीपी की डेफिनेशन तो पता लगी, वो तो होगी मेंस के पर्सपेक्टिव में। आपको पूछ लिया जाए एसडीजीपी क्या होता है, स्टेट की जीडीपी क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो डेफिनेशन आपको करवा दी गई थी, और आज भी देख लेंगे सर्वे के अंदर में इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, वो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। लेकिन उसके बाद में आपको देखना होता है ट्रेंड क्या रहता है। तो डाटा कौन सा फोकस करना है कि इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर कुछ है, हमें जीडीपी का डाटा तो सिंपल देखना पड़ेगा, कितनी जीडीपी है ये कोई नहीं पूछेगा, जीडीपी का डाटा पूछा जाता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि कितनी परसेंटेज ग्रोथ रेट रही है, यानी जितना हमारे पास जीडीपी थी उसमें वृद्धि कितनी हुई है या फिर कमी कितनी आई है, वो हमें देखना पड़ेगा। और वो भी कौन कौन से दोनों चीजों पे देखना पड़ेगा, जैसे मैंने समझाया था उस हिसाब से। कौन कौन सी थी दो चीज, एक तो कांस्टेंट रहेगा, एक करंट प्राइस पे रहेगा। कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे, करंट प्राइस पे। क्यों देखेंगे कांस्टेंट और करंट प्राइस पे? हाँ, देखना होता है। क्या पता क्या लगता है कांस्टेंट और करंट प्राइस पे अलग अलग कैलकुलेट करके? बिल्कुल, ये मतलब एक तरीके से जो प्राइस में चेंज कितना है उससे हमें पता लग जाता है किसी वस्तु के सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से जीडीपी कितनी बढ़ रही है, उससे हमें पता लग जाता है। तो आपको समझ है तो ये चीज आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगी, इसको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब हमें देखना क्या है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की, पहले 100 थी तो अब 120 हो गई है, 105 हो गई है जीडीपी के अंदर में, वो चीज देखना है। तो उसको बोलते हैं हम ट्रेंड, कि क्या इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है। इसके अलावा इकोनॉमिक ट्रेंड में दूसरी चीज यहाँ पे दी जाती है, वो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय दी जाती है। प्रति व्यक्ति आय भी हमने ऐसे ही देखेंगे कि आज की कीमत के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय क्या है, और अगर कीमत पिछली वाली होती जीडीपी, अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे चेक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय किससे कैलकुलेट हो रही है? ग्रोथ जीडीपी से कैलकुलेट हो रही है, सकल जो हमने किया था घरेलू उत्पाद उससे हो रही है, या शुद्ध घरेलू उत्पाद से हमें कैलकुलेट करनी चाहिए, तो वो हम देखेंगे। इस तरीके से कुछ एक पॉइंट होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमारे कितनी जीडीपी है उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है लोगों के ऊपर में, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये ट्रेंड्स
पहले चेक किए जाते हैं। तो ट्रेंड्स में बेसिक हम देख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि आज वाले के अंदर में कि इन्फ्लेशन अगर हो रही है, प्राइस चेंज हो रहा है, नॉमिनल और रियल जीडीपी कैलकुलेट करी थी हमने, कांस्टेंट और करंट पे कैलकुलेट कर ली, अब हमें पता लग गया प्राइस चेंज हो रहा है, तो वो प्राइस चेंज गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करती है? जो होलसेल आ रहा है उसको कैसे, होलसेल जो प्राइस चेंज हो रहे हैं विक्रेताओं के पास में, तो उसको WPI से कैलकुलेट करती है। कंज्यूमर के पास जो आ रहा है, जैसे आलू प्याज हो गए, जिन चीजों बेसिक चीज जो कंज्यूमर को ज्यादा अफेक्ट करती है, उनको कैलकुलेट करने के लिए क्या मैकेनिज्म है उनके पास में? कैसे इतने बड़ी जो संख्या है सबसे जाके सब मार्केट में जाके पता नहीं किया जा सकता, हर एक जगह अलग प्राइस होता है, तो उसको कैलकुलेशन करने के तरीके क्या क्या है, उनमें से अपने एग्जाम के अंदर में कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए, किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमें देखना है। ठीक है, तो आज करते हैं ट्रेंड। आज वाली क्लास आराम से समझ लेना, धीरे धीरे आपका मोमेंटम बन जाएगा, कई दिनों बाद शुरू कर रहे हो, और कल से हम जो दूसरा चैप्टर होगा तो चैप्टर वाइज देखेंगे, और पहले देख लेते हैं ट्रेंड। मैं बता चुका हूं आपको स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एसडीपी है, ये क्या होता है? वो सेम चीज जीडीपी होता है, वही चीज रहेगी एसडीपी होगा, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राज्य घरेलू उत्पाद जो केंद्र का हमने पूरा देश का देखा था उसको कहते थे जीडीपी, और यहाँ पे स्टेट का हो जाएगा वो एसडीपी हो जाएगा। तो राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के भीतर उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक विकास को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, यानी कि राज्य की जो बाउंड्रीज है उनके अंदर में कितना जो सेवा है, वस्तु का उत्पादन हुआ है, उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, फाइनल जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। मैंने बताया था ना, याद है ना सबको, फाइनल गुड्स। यहाँ पे जीडीपी से कैलकुलेट करो, चाहे एसडीपी कैलकुलेट करो। स्टेट की जीडीपी मतलब हो गया, एसडीपी मतलब स्टेट की जीडीपी है ना, उसको कैलकुलेट करो, चाहे जीडीपी कैलकुलेट करो इंडिया की, वहां पे फाइनल गुड्स देखी जाती है, फाइनल जो सर्विसेज जो हो रही है उसको देखा जाता है। तो याद रखना, फाइनल गुड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे बताया गया सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य का जो मौद्रिक मूल्य होता है उनका, उसको हम बोलते हैं राज्य घरेलू उत्पाद। ये आपको करवाया जा चुका है। ठीक है, समझ है इस चीज की, कुछ नहीं लिखना, वो सेम ही चीज डेफिनेशन लिखनी है। अब आ जाओ इसके ऊपर में, मैं बता ही चुका हूं सकल राज्य घरेलू उत्पाद उसी को बोलते हैं कि ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो अगर आपके पास डेफिनेशन के लिए 2 नंबर में मेंस में पूछ लिया जाए सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी लिखा हुआ है वहां पे, और कुछ नहीं बोला जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा आपको जीएसडीपी यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे लिख के छोड़ देंगे, आपको 2 नंबर में लिखना है। तो क्लियर कट जो इकोनॉमिक सर्वे दिया जाता है उसके अंदर में दिया गया आपके कि अर्थव्यवस्था बिना दोहरी गणना किए, एक तो डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, एक निश्चित अवधि, मैं बता ही चुका हूं 1 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा दोनों लेनी पड़ेगी, इनके मौद्रिक मूल्य कि यानी फाइनल इनका मूल्य कितना है। ठीक है, मूल्य को कैलकुलेट किया जाता है, वस्तुओं को कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो जो वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, और इसको प्रचलित और शिथिर, मैं बता ही चुका हूं, प्रचलित और शिथिर दोनों कीमतों पे आपको अनुमानित किया जाता है। तो आपको स्टेट जीडीपी ये समझाई जा चुकी है। ठीक है, अब ये बताओ कि यहां पे हम जब उससे पहले देखेंगे प्रचलित कीमतों पे है या स्थिर कीमतों पे है, इनमें अंतर देखेंगे, या कौन कौन क्या क्या चीजें हमें पता लगती है प्रचलित कीमतों पे जो दी गई है, उसी हिसाब से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पे क्यों आप कैलकुलेट करते हो। तो इसका आंसर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिया गया, समझ आपको है, लिखने के हिसाब से आप देख लेना कि प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है, क्योंकि निम्न का सामूहिक प्रभाव सम्मिलित है। क्या होगा, वस्तु और सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, पहला तो हो सकता है कि वस्तु और सेवा की मात्रा में परिवर्तन होगा, दूसरे वस्तु और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इसलिए प्रचलित कीमतों पे हमें पता नहीं लगेगा कि क्या वस्तु और सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन हुआ है या उनके मूल्य में परिवर्तन हुआ है। होपफुली आपको याद होगा कि करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करने का मीनिंग क्या होता है। अब मुझे यह बताओ कि जीडीपी जब हमने शुरू किया था वो सेम जीडीपी का फॉर्मूला एसडीपी में लगेगा। ठीक है, तो हमने देखा था 3 चीज देखी थी, कौन कौन सी चीज देखी थी? एक तो होता है आपका फैक्टर कॉस्ट होती है, एक आपका बेसिक प्राइस आता है, फिर आपका आता है मार्केट प्राइस, है ना। मार्केट प्राइस होता है वो होता है प्रचलित कीमतों पे, वही रहेगा आपका, और कांस्टेंट कीमतों पे आपका जो रहेगा स्थिर मूल्यों पे रहेगा वो 1 साल डिसाइड किया जाएगा, जो हमने 11-12 डिसाइड किया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। और जीडीपी जो हमने एक और मैंने 2 नंबर के लिए बताया था आपको, जो आ सकता है आपके लिए, जो वैसे तो इकोनॉमी का पार्ट है, दोबारा कर लेंगे, पर हो चुका है तो बता दो कि क्या उसको क्या बोलते थे, अपस्फीति कारक बोलते थे, अपस्फीति कारक बोला गया था, वो क्या था, नॉमिनल और रियल जीडीपी का डेफिनेशन था। तो सबसे पहले जो फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकालते हैं, रिवीजन करवा देता हूं मैं कि जो फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है बताओ।
फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकालते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? फैक्टर कॉस्ट पे तो चार जो आपके पास कौन कौन से है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बेसिस पे निकालते हो आप। वो कौन कौन से होते हैं? श्रम, पूंजी, रेंट होगा, एक चीज और भूल रहे हो, क्या होगा? हाँ, तो एक चीज देखो, या तो वो बताओ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या उनके बेसिस पे जो हमें मिल रहा है वो बताओ। या तो बताओ आप कि क्या मिल रहा है। पहला होता है लैंड, फिर होता है लेबर। लेबर को वेज मिलेगी, क्या मिलेगा लेबर को? बताओ। लेबर को किराया, अपना जो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाएगा ना, पैसा मिलेगा, ठीक है। भूमि का आपको किराया देना पड़ेगा, रहते हैं ना अपने एक कमरे में रहें, कुछ भी हो उसका क्या देना पड़ेगा आपको? किराया देना पड़ेगा। एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है फाइनल में। एक और क्या रहता है? एक आप क्या करते हो? पैसा लगाते हो, पूंजी। भूल गए पहला वाला, ठीक है। तो कैपिटल हो गया, कैपिटल के क्या करोगे? इंटरेस्ट। उसका क्या भरोगे? इंटरेस्ट। तो रिवीजन रखा करो, ठीक है। चार चीजें, उनके आधार पे आप पैसा लगाते हो। ये चार चीजों में पैसा आएगा। जैसे ही तो आपके पास लेबर को कम दे रहे हो, भूमि का किराया नहीं दे रहे हो, कैपिटल आपने अपनी लगाई है, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं बनना, तो सारा आपका प्रॉफिट रह जाएगा। तो ये क्या रह जाएगा? प्रॉफिट। तो या तो आप ये बताओ कि ये चार चीजें ऊपर वाली बताओ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये चार चीजें हैं, और इनके लिए हम क्या करते हैं? लैंड के लिए क्या करते हैं? हम किराया भरते हैं, ठीक है। लेबर को क्या देते हैं? सैलरी देते हैं, वेतन देते हैं, या वेज बोल दो उसको। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो प्रॉफिट बच रहा है उसके लिए लाभांश, और कैपिटल की पूंजी के लिए क्या करते हो आप? पैसे देते हो, ब्याज का पैसा देते हो, है ना। तो इसके लिए ये करते हो। इनके बेसिस, इन चार के आधार पे अपने को फैक्टर कॉस्ट होता है, इसको कारक जो व्यय बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट कारक व्यय, उसके आधार पे अपने जीडीपी सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद क्या आया था 2015 में अंदर में, इसमें क्या चेंज किया था अपन ने? 2015 के अंदर में जीडीपी कैलकुलेशन के अंदर में क्या चेंज किया था, जो एचडीपी के अंदर में भी लागू होता है ना। आज जो प्रचलित कीमतों पे हम जीडीपी निकाल रहे हैं वो कैसे आ रही है अपनी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं। स्थिर कीमतों पे भी वैसे कैलकुलेट करोगे, प्रचलित पे भी वैसे करोगे? वहां पे तो सिंपल है कि स्थिर कीमतों मतलब उसकी प्राइस ले लेंगे उस टाइम की, प्रचलित कीमतों पे इस टाइम की प्राइस ले लेंगे। लेकिन स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे दोनों टाइम कैलकुलेट करते टाइम वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगी, ठीक है। 2012 के मार्केट प्राइस पे भी, इसके हिसाब से मार्केट प्राइस पे वो कैलकुलेट कैसे हो रही है, रिवीजन कर लो कि जीडीपी जो, फिर उसके बाद में कैसे निकालोगे जीडीपी? फैक्टर कॉस्ट पे आ गई, उसके अंदर में क्या करोगे? क्या ऐड करना पड़ेगा कि जो वो बेसिक प्राइस पे आ जाए, उसमें क्या ऐड करोगे बताओ। उसके बाद उसको मार्केट प्राइस में कैसे लेके आओगे? मैंने पूरा बताया आपको, ये करवा दिया ना। ये तो समझ आ गया कि चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे आपके पास, उनके बेसिस पे पहले जीडीपी निकली, उसको फैक्टर कॉस्ट या कारक आय के आधार पर, कारक व्यय के आधार पे आपको ने बोल दिया कि आपकी बेसिक जीडीपी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। उसके बाद 2015 में इसको चेंज कर दिया गया था। जो आज प्रचलित कीमतों पे जीडीपी या स्टेट की जीडीपी बोलते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें कारक आय के अंदर में क्या जोड़ घटाव करने पड़ेंगे, क्या चीजें करनी पड़ेगी चेंज, कि वो बेसिक प्राइस पे आएगा, है ना, अनुमानित आय पे आएगा। उसके बाद वो प्रचलित कीमतें यानी बाजार मूल्य पे आएगा, उसके लिए क्या चेंज करने पड़ेंगे? रिवीजन करना, छोटे छोटे कंसेप्ट का रिवीजन करना है। इकोनॉमिक्स में डाटा रटना नहीं है, समझना है। समझ लिया तो 2 साल बाद कोई सा भी एग्जाम लिखोगे, 3 साल बाद भी लिखोगे तो आपको पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। रटना बहुत ही कम है। डाटा 6% जीडीपी, 8% इकोनॉमी, 86,000 प्रति व्यक्ति आय होगी, याद हो गया, कहानी खत्म। उसके अलावा भी आपको समझ होनी चाहिए, लिख नहीं पाओगे नहीं तो, समझे। तो उसके बाद फैक्टर ऑफ जो कारक आय थी व्यय था, उसके बाद में उसको बेसिक प्राइस पे लाने के लिए क्या करोगे? बेसिक प्राइस पे लाने के लिए फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड किया जाएगा? नहीं, जंप कर रहे हो, याद करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो। सोचो कि पहले क्या आना चाहिए। एक अप्रत्यक्ष कर से भी कुछ नहीं होगा, उसमें सब्सिडी भी होती है ऐसे तो, है ना। तो पूरा सोचो, वो आगे जंप कर रहे हो, उससे पहले क्या होगा? सबसे पहले बेसिक प्राइस पे लाने के लिए क्या करेंगे? उसके बाद में दूसरी चीज क्या आती है? जीडीपी मार्केट प्राइस पे।
जो कि हम बोलते हैं प्रचलित कीमतों पे, स्थिर कीमतों पे जो भी निकालेगी ये, वो ये जीडीपी होती है। इसका डाटा है अपने पास में, ठीक है। बताओ कैसे आएगा? बेसिक प्राइस पे जीडीपी निकालने के लिए जो फैक्टर कॉस्ट चार थे उनके बेसिस पे जीडीपी निकाली थी, उसमें क्या ऐड करूं मैं यहां पे? दो तरीके टैक्स बताए थे आपको, कौन कौन से टैक्स थे? अप्रत्यक्ष कर किस पे लगता है? उससे पहले एक और था, सोचो। अप्रत्यक्ष कर का मीनिंग क्या हुआ? जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर यही हुआ ना, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हो। डायरेक्ट टैक्स होता है जो होता है इनकम पे लगता है या आपकी कॉर्पोरेट आय पे लगता है। दो ही तरीके के होते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? नहीं नहीं नहीं, उनको अप्रत्यक्ष कर नहीं बोलती, ये तो कह रहा हूं मैं। आप गलती कर रहे हो, आप सोच वो रहे हो, बोल ये रहे हो। अप्रत्यक्ष कर के अंदर में, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में आता है जीएसटी, आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी आता है, एक्साइज ड्यूटी आता है, जो एक प्रोडक्ट पे लगता है। आप कुछ पेन लेके आए, कुछ भी अपने सामान लेके, डिजिटल बोर्ड लेके आए, है ना, तो उनके ऊपर लगता है जीएसटी, ठीक है, वो प्रोडक्ट। अब आप करोगे उत्पादन कर और दूसरा होता है उत्पाद कर। तो आप बात कर रहे हो उत्पाद कर की, जबकि यहां पे पहले बेसिक प्राइस पे आने के लिए, कि सबसे फैक्टर ऑफ कॉस्ट हो गया आपका, उसको बेसिक प्राइस पे लाने के लिए, जब तक वो मार्केट वहां से चला नहीं है, जिसने प्रोडक्शन किया है उसके वेयर हाउस से अभी तक वो प्रोडक्ट चला नहीं है, ठीक है, कंज्यूमर के लिए, तो उसको बेसिक प्राइस पे लाने के लिए उसमें क्या करोगे? नेट प्रोडक्शन टैक्स जोड़ोगे। प्रोडक्शन टैक्स ये कौन सा है? एक होता है उत्पाद कर, एक होता है उत्पादन कर। तो ये जो आप बोल रहे हो स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, एक बार के लिए स्थापित करने के लिए वन टाइम जो आपको पैसा देना है गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ेगा, स्टांप ड्यूटी देनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट के लिए, उनको बोलते हो आप उत्पादन कर। और उसमें अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो उसको बोल देंगे उत्पादन सब्सिडी, बोल देंगे ये कर लगा दिया गया। तो उत्पादन कर में से उत्पादन सब्सिडी निकाल के जो नेट आपका प्रोडक्शन टैक्स बचता है, शुद्ध जो उत्पादन कर बचता है, उसको जब आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड करोगे तो उसमें क्या आ जाएगी? आपकी बेसिक प्राइस पे जीडीपी आ जाएगी। लेकिन ये जीडीपी के हिसाब से हम प्राइस पे करते हैं क्या? नहीं करते हैं। उसके ऊपर क्या लगता है? गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो बेसिक प्राइस की जीडीपी है, उसके अंदर में क्या जोड़ोगे? नेट प्रोडक्ट टैक्स जोड़ोगे। ये पीटी कौन सा है? उत्पाद कर, यानी शुद्ध उत्पाद कर बोलते हैं उसको। यानी जितना आपको इनडायरेक्ट टैक्स लगाया है, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाई है, और उस प्रोडक्ट पे कितनी सब्सिडी दी गई है, उसको निकाल के शुद्ध उत्पाद कर जोड़ा जाता है। ये बताता है आपका पर प्रोडक्ट बेसिस पे होता है ये, और ये प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। 100 का प्रोडक्शन करो चाहे 1 यूनिट का प्रोडक्शन करो, उत्पादन कर आपको उतना ही देना पड़ेगा। ये पर प्रोडक्ट लगता है, जैसे कि हो गया एग्जांपल जीएसटी। अब ये मार्केट प्राइस पे आपके पास आ गई। अब ये मार्केट प्राइस है, ये जो प्राइस की बात कर रहे हैं, ये अगर 2011-12 का है तब तो बोल देंगे अपन स्थिर कीमतों पे जीडीपी। और ये अगर इसी साल का है, जैसे कि मान लो 22-23 का निकाला है प्राइस, ये प्राइस हमने 22-23 का ले लिया कि इस दौरान क्या, उस टाइम जीएसटी नहीं था, हो सकता है टैक्स उस कीमत पे अगर हो सकता है 5% ही लग रहा हो, वेट लगता था उस टाइम पे, तो क्या लगेगा? 5% के हिसाब से अगर प्राइस था तो उस कीमत का प्राइस हो सकता है कम रहा हो, उस प्रोडक्ट का प्राइस कम रहा हो। लेकिन आज 18% अगर जीएसटी लग रहा है तो हो सकता है उसका प्राइस बढ़ गया हो, है ना। तो वही सेम चीज अपने को मैं रिवीजन करवा देता हूं, नॉमिनल और रियल जीडीपी वाली बात है कि 2011-12 के अंदर में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, 10 रुपए के हिसाब से टैक्स देके अपने पड़ रहा था, तो 1000 की आपकी जीडीपी हो गई। क्लियर है? ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन अगर अब मैं बात करूं 2022-23 की, तो प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गए, 120 हो गया, प्राइस भी 12 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा? 1440। अब आपको क्या गवर्नमेंट क्या बोली है कि मैं 2022-23 में जीडीपी की कैलकुलेशन दो तरीके से करूंगा, एक तो 12 अपनी प्राइस के हिसाब से, अब वाली प्राइस के हिसाब से, और एक उस टाइम प्राइस क्या थी 2011-12 के अंदर में, उसके आधार पे। तो ये प्राइस कितनी चेंज हो रही है, इसका कितना फर्क पड़ रहा है, उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये 20 का प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। कैसे करोगे? 120 को 10 से गुना करो तो कितना आ जाएगा? 1200। तो स्थिर कीमतों पे तो जीडीपी कितनी है? 1200। प्रचलित कीमतों पे कितनी आ गई? 1440। तो यहां पे हमें पता लग रहा है कि स्थिर कीमतों वाले प्राइस करने के बावजूद भी 1200 आई है जीडीपी, और वो उस टाइम पे क्या थी? 1000 थी, तो हमारी सही में बढ़ी है
है ना। अगर कीमत वो रखते तो भी हमारा 200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो पता लग जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यही कहना चाह रहा है ये कि वस्तु अगर प्रचलित कीमतों पे जो निकालते हैं, अभी के हिसाब से निकालते हैं, तो उसमें हमें क्या पता नहीं लग रहा है, हमें शुद्ध ये नहीं पता लग रहा है कि आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर्थिक विकास के लिए हमें स्थिर कीमतों पे ही जीडीपी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पता करने के लिए। यानी कि एक्चुअल में कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं है, ये हमें पता नहीं लग पाता है, क्योंकि यहां पे प्रचलित कीमतों में दो चीज होती है, एक तो मात्रा में भी परिवर्तन हुआ है और मूल्य में परिवर्तन हुआ है। मैंने बताया 100 से 120 भी हो गई है, मूल्य में परिवर्तन हो गया 10 से 12 भी, तो हमें पता नहीं लगेगा कि मूल्य में ज्यादा परिवर्तन हुआ है उससे हमें प्रॉब्लम, ये जीडीपी नहीं मिल रही है वो प्रॉब्लम दे रहा है, या सेम है मूल्य जो सेवा है उनकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। हमें ये चाहिए, मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए, मूल्य कल को कम भी जा सकता है, हो सकता है सब्सिडी कम कर दे, खत्म ही कर दे, टैक्स लगाना बंद कर दे किसी प्रोडक्ट पे, तो उसका मूल्य नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए कि प्रचलित कीमतों पे मीनिंग क्या होता है, स्थिर कीमतों पे मीनिंग क्या होता है। ठीक है, रिवीजन हो गया। अब चलो आ जाए मुद्दे के ऊपर में। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पे या स्थिर कीमतों आपका कितना रहेगा। देखो ये बता रहा हूं मैं करंट प्राइस के आधार पे। ठीक है, अब देखो डाटा, बहुत सारे सालों का डाटा, 18 19 5 साल का देते हैं जनरली, 18 19 19 20 20 21 21 22, और ये क्या है 22 23, लास्ट साल का आपका डाटा क्या है 22 23 का है। अब इसको आपको देखना है कि जो ऊपर दिया गया आपको, देखो जीएसडीपी राजस्थान का भी दिया गया है, ऑल इंडिया का जीडीपी दिया गया है, ग्रोथ रेट दी गई है, तो राजस्थान की जो ग्रोथ रेट है इंडिया की ग्रोथ रेट को कंपेयर करना है। प्रचलित कीमतों पे ग्रोथ रेट अपनी कितनी रही है ये आपको याद होना चाहिए, 16.04% रही है। समझ आ गया क्या याद करना है, 16.04% रही है प्रचलित कीमतों पे। आज के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जीडीपी की, तो पिछले साल जीडीपी थी 12,18,000 करोड़ रुपए और अब हो गई है 14,13,000 करोड़। ठीक है, ये लाख में है और ये करोड़ में भी है, 14 लाख करोड़ है स्टेट की जीडीपी। सिर्फ 14 लाख नहीं है, 14 लाख करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ करके 14 लाख करोड़ है, पहले थी 12 लाख करोड़। तो इसमें अगर हम इकोनॉमी वो जो मैथ लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना परसेंट हुई है वृद्धि, 16.04%। तो अगर आपके आरएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि प्रचलित कीमतों पे, सीधा बोलेंगे, वो बताएंगे आपको कैसे पूछा गया, प्रचलित कीमतों पे राज्य की जीडीपी में वृद्धि दर कितनी रही है, तो आपको सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, 16.04, 19.5, फिर आपको ये बता देंगे 15.4 दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे, याद होना चाहिए। पॉइंट क्या है, राजस्थान का क्या है 16.04% है। दूसरी चीज क्या है, इंडिया के साथ में कर लेते हैं, ग्रोथ रेट जो दी गई है, कंपैरिजन भी आ जाता है कई बार, तो इंडिया की क्या रही है 15.4% रही है। आज के प्रचलित कीमतों के हिसाब से इंडिया की जो थी वो रही है 236 लाख के राउंड थी इसके अंदर में शायद, हाँ, जो 273 लाख हो गई है, अपनी 14 लाख हुई है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट के मिला के क्या बन रही है 273 लाख बन रही है। तो इंडिया की जो जीडीपी है वो क्या रहेगी, ग्रोथ रेट उसकी 15.4% प्रचलित कीमतों पर रही है। ठीक है, तो अपने को दो चीजें, और इससे हमें क्या पता लग रहा है, आपके पास अगर ऐसा आ जाए ऑप्शन, पहला तो ये दे देंगे कि आपको 2 कथन दे दिए कि प्रचलित कीमतों पे जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करो। पहला दिया जाएगा कि राजस्थान की जो है स्टेट जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट प्रचलित कीमतों पे 16.04% रही है। दूसरा दे देंगे यह ग्रोथ रेट जो देश है उसकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है उससे कम रही है। तो दोनों में पूछेंगे सत्य कथन असत्य कथन। इसके लिए आपको याद करनी है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट डायरेक्ट बेसिक इकोनॉमिक्स से कुछ भी हो, यहां पे राजस्थान में नहीं पूछते, लेकिन कहां कैसे पूछते हैं, कंपैरिजन में पूछते हैं। ठीक है, कंपैरिजन में पूछेंगे तो आपको क्या याद रखना है कि आज अगर डिस्कशन हो गया तो याद रहना चाहिए प्रचलित कीमतों पे इसकी राजस्थान की ग्रोथ रेट 16.04 है, इंडिया की कितनी है 15.4, इससे अपनी राजस्थान में ग्रोथ रेट आज की कीमत पे ज्यादा है जीडीपी की। ठीक है, स्टेट जीडीपी की। समझ आ गया ये चीज, इसके अलावा कुछ मत करना। अब आप देखोगे कि इंडिया अभी राजस्थान की कितनी है 14,13,000 है, इंडिया का कितना है 273 है। ठीक है, तो अगर हम ये देखेंगे राजस्थान की जीडीपी, अगर ये बोल दिया जाए कि कितना है देश की जीडीपी का, कितना योगदान देती है, दूसरा ये लाइन भी आपको दे देंगे, जो इंपॉर्टेंट लाइन है सिर्फ उस पर फोकस करना है, जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती है, बाकी डाटा हटा दो सारा। ये क्या रहेगा 5.18%, तो लगभग 5.18% है जो अपना योगदान है पूरे देश की जीडीपी। देश में तो सारे स्टेट आएंगे, सब स्टेट की जीडीपी आएगी, कोई बहुत ज्यादा देगा कोई कम देगा, अपना योगदान राजस्थान का कितना रहेगा 5.18% है। ठीक है, इतना याद करना है। खुद की कितनी है 16.04% है प्रचलित कीमतों पे, योगदान कितना है 5.18। अगर प्रचलित कीमत देखते हैं ये लगभग सेम रहेगा 5.0 शायद अगर स्थिर कीमतों पे देखते हैं तो इसमें आप डाउट मत करना, ये लगभग सेम रहेगा आपका दोनों में। ठीक है, अब देखो इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितना योगदान है, ये भी साथ साथ में चलते हैं। इसके अंदर में बहुत सारे सेक्टर होते हैं,
स्टेट की जीडीपी बनाते हो तो बहुत सारे सेक्टर होते हैं, अलग अलग सेक्टर का योगदान रहता है। तो आपको अब देखना है कि राजस्थान के अंदर में, जिससे बेसिकली इंडिया की जीडीपी है, उसके अंदर में 3 सेक्टर का योगदान मेनली माना जाता है। कौन कौन सा रहता है? एक तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना हुआ है, एक देखते हैं हम किसका रहता है, और दूसरा बताओ इंडस्ट्री का, तीसरा सर्विस का। तो हम देखते हैं कि किसका कंपोजिशन ज्यादा है, कौन ज्यादा योगदान दे रहा है जीडीपी के अंदर में। तो हमें राजस्थान का भी देखना पड़ेगा, साथ में इंडिया का देखना पड़ेगा, और ये कंपैरिजन एज इट इज इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो अखिल भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 18.11% है। 18.11% योगदान कृषि क्षेत्र देता है इंडिया की जीडीपी में ओवरऑल, लेकिन राजस्थान के अंदर में वही 28.95% है। तो राजस्थान की जीडीपी में जो कृषि का योगदान कितना है? 28.95% है। ठीक है, भारत में उद्योग क्षेत्र देखें तो 28.48% है, लेकिन राजस्थान में देखें तो उद्योग क्षेत्र 27.31% है। तो कृषि तो अपने योगदान ज्यादा है इंडिया के बजाय। इंडिया में कृषि का योगदान कितना है? आपका 18% है। आगे आगे वाला देखो तो भी राजस्थान के अंदर में 28% है, तो यहां पे कृषि का योगदान ज्यादा है, बजाय कि ओवरऑल इंडिया में देखें तो उसमें कृषि का योगदान कम है। ओवरऑल इंडिया के अंदर में देखें तो सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, वो रहता है लगभग 53% के अंदर में। राजस्थान के सेवा क्षेत्र 43% है। तो सेवा क्षेत्र हो चाहे उद्योग क्षेत्र हो, दोनों ही भारत से कम रहेंगे वैसे कंपैरिजन देखो तो। और अगर राजस्थान का देख लिया जाए, सबसे ज्यादा किसका रहता है? सेवा क्षेत्र का, जो रहता है 43.7%, कृषि क्षेत्र 28.9%, उद्योग क्षेत्र 27.31। तो पहला रहता है सेवा क्षेत्र। अगर ऐसा क्रोनोलॉजी आपको पूछ लिया जाए, बहुत बार पूछते हैं, पहला रहेगा सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान अपने यहाँ पे, दूसरा कृषि का रहता है, तीसरा रहता है उद्योग का। अगर भारत का पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? वही रहेगा सेवा क्षेत्र, फिर उद्योग आ जाएगा, फिर कृषि चला जाएगा, और अपने कृषि बीच में आ जाएगा। इतना ही अंतर है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग है तो भी बहुत दूर दूर है, ये कोई ज्यादा नहीं है। सिर्फ ये एक तो याद रखना आपको, सबसे ज्यादा इसका है, फिर कृषि का है, फिर उद्योग क्षेत्र का रहता है। आपका कंपोजिशन समझ आ गया कि कैसे जीडीपी का कंपोजिशन है, इसमें से आपका जनरली सवाल आ जाता है। ठीक है, अब आप देखते हो स्थिर कीमतों पे देखते हो। स्थिर कीमतों पे क्या है, कौन सी, पहले तो आपको पता होना चाहिए स्थिर कीमतों पे कौन से साल में कैलकुलेशन होती है, आपको पता होगा 2011-12 के अंदर आपसे कैलकुलेशन करते हैं, उस साल की कीमत लेते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों में मूल्य परिवर्तन या मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करने के लिए वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना हेतु आधार वर्ष के रूप में निश्चित वर्ष की कीमतों का उपयोग करके स्थिर मूल्यों पे जीएसडीपी की गणना की जाती है। तो इसे आपको पता है, ये सारा इसलिए लिखा है, आपको समझा दिया मैंने, लिखने के हिसाब से बताया कि मुद्रास्फीति है या जितना मूल्य परिवर्तन है उसके प्रभाव को जीरो करने के लिए हम स्थिर कीमतों पे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो वो जो परिवर्तन आएगा, जैसे 200 रुपए का आया था, वो सिर्फ मात्रा में परिवर्तन की वजह से होगा, बजाय के मूल्य परिवर्तन की वजह से। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिया गया, ये वही सेम चीज रहेगी। राजस्थान की जीडीपी दी गई है, ग्रोथ रेट दी गई है, ऑल इंडिया का रहा है, ग्रोथ रेट इंडिया की रही है। ठीक है, अब ये रहेगी स्थिर कीमतों पे। अगर ये चीज जो मैंने बताया था पिछली बार, वही चीज प्रचलित कीमतों पे बताई थी, ऐसे आपको सवाल पूछ सकते हैं स्थिर कीमतों पे। ठीक है, तो यहां पे कितना है अपना, देखो 7,38,922 था, वो 7,99 हो गया है, यानी अपनी जो ग्रोथ रेट है वो लगभग आधी है जो प्रचलित पे थी उसकी, 8.19% है। प्रचलित कीमतों पे राजस्थान की ग्रोथ रेट कितनी है? 16%। उतना तो याद रहेगा, आगे वाला नहीं तो। उसके बजाय अगर स्थिर कीमतों पे दे दिया जाए तो प्राइस कम हो गए, प्राइस कम हो गए, सबका प्राइस कम हो गया, तो इसलिए हमें ग्रोथ रेट भी कम ही मिलेगी, वो रहेगी 8% के हिसाब से। तो हमेशा याद रखना, प्रचलित कीमतों पे चाहे इंडिया की देख लो चाहे राजस्थान की देख लो, आज की कीमत के हिसाब से ग्रोथ रेट ज्यादा मिलती है, बिकॉज आज प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं 10 साल की बजाय। 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, 10 साल पहले प्राइस कम थे, तो टोटल जो इकोनॉमी हुई भी देख लो, यहाँ पे 14 लाख करोड़ तक पहुंच गए, यहाँ पे सिर्फ 7,99,000, लगभग 8 लाख करोड़ तक ही है। तो जो चेंज देखते हो वो भी उतना ही मिलेगा। वहां पे कितना है? 16%, यहाँ पे कितना है अपना? लगभग 8%। इतना नजदीक आते नहीं, लेकिन कई बार 8.2939 भी पूछ लेते हैं। आरपीएससी के अंदर में ये बहुत गड़बड़ है कि वो बहुत ही नजदीकी डाटा पूछते हैं। तो जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है वो आपको पॉइंट तक याद होना चाहिए। वो क्या है? 16.04%, ये है 8.19%। तो राजस्थान कंप्लीट हो गया। ठीक है, वहां पे इंडिया का देखा था कि उससे कम है। ठीक है, यहां पे भी, इसके अंदर में भी इंडिया का कम है, यहां पे रहेगा 7%, ये फिक्स है। इंडिया का स्थिर कीमतों पे दिया गया वो 7%। लेकिन अभी याद कर लो, बेसिक डाटा राजस्थान का एकदम रट जाए तो दोबारा इस स्लाइड्स को रिवीजन करना और इंडिया का डाटा देखना, वो भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन ऐसे एक सेगमेंट एक साथ मत करो, अलग अलग सेगमेंट। अभी सिर्फ याद कर लो कि स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो राजस्थान की दोनों के अंदर में ज्यादा है।
अगर ऐसे देखोगे तब भी आपको देखना है कि कई बार 5 साल का कंपैरिजन पूछ लेते हैं, लेकिन यहां पे मैं बता नहीं रहा हूं। रीजन ये है कि 5 साल का तब पूछते हैं जब लगातार 5 साल वृद्धि हो रही हो, लगातार 5 साल कमी आ रही हो। लेकिन दोनों स्टेटमेंट आपके गलत होंगे अगर ऐसा आ जाता है तो। प्रचलित और स्थिर में कैसे कि पहले 2.43 की वृद्धि रही, उसके बाद वृद्धि दर बढ़ती गई, 5.21 की हो गई, लेकिन फिर कोरोना आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, ये वाले क्वेश्चन है ये खत्म ही हो गए। बिकॉज 2000 जो हम बात करें 20-21 की, उसमें यहां पे दोनों के अंदर में नेगेटिव या कम ग्रोथ रेट रही है, गिरावट आएगी, इसमें गिरावट आएगी ग्रोथ रेट में गिरावट आ गई, फिर बढ़ गई और फिर कमी आ गई। तो अगर आपको पिछले 3 साल में लगातार वृद्धि हो रही है क्या ग्रोथ रेट के अंदर में भी, तो भी वो गलत रहेगा। तो वो वाले स्टेटमेंट दोनों में कमी आ रही है क्या, वो भी गलत हो जाएगा। एक बार बढ़ी है उसके बाद कमी आई है, बिकॉज प्रतिशत निकालते हो तो क्या करते हो, बेस लेती हो, इसकी वजह से देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रतिशत मिलेगा आपको, एकदम 11% की वृद्धि होगी, लेकिन उत्पादन थोड़ा सा ही बढ़ा हो, लेकिन यहां पे कमी आई हुई थी इसलिए। उसके बाद आप देखोगे तो वृद्धि तो हुई है लेकिन 8% की हुई है, ठीक है। तो न तो लगातार 3 सालों में कमी आई है, न लगातार 3 सालों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो वो वाले क्वेश्चन तो दोनों ही गलत कर देना आप लोग। सिंपल फोकस रहेगा, क्वेश्चन बनने के चांस या तो रहेंगे डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए इंडिया के साथ कंपैरिजन करके, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के टेबल के अंदर में, ये जो इकोनॉमिक सर्वे से लिया मैंने, इसमें टेबल में दिया गया कि इंडिया का और जो है वो राजस्थान का है, वो कंपैरिजन दिया गया है, ठीक है, इसलिए। और वो भी सिर्फ ग्रोथ रेट में पूछेंगे, ठीक है। तो दोनों इंडिया से ज्यादा है, एक 16.04 है, एक 8.19% है। समझ में आ गया। और ये भी देखो 5 पॉइंट वहां पे कितना था, इंडिया का प्रचलित कीमतों पे देखें, आज की कीमत में देखें तो अपना कितना योगदान दे रही है इंडिया के अंदर में, 5.18, ठीक है। और यहां पे भी 5.07 है, तो लगभग 5% के राउंड याद रखना, ये सही हो जाएगा। इतना पास में ये पूछेंगे नहीं। 5.07% कम योगदान थोड़ा आया है, क्योंकि दोनों भी जीडीपी भी अगर देखो तो ये 7 लाख पे आई है, ये 15 लाख पे आ गई है, तो 156 लाख पे आ गई है, सॉरी। तो इस हिसाब से स्थिर कीमतों पे योगदान है 5.07 का रहेगा, प्रचलित कीमतों पे 5.18% का योगदान हम इंडिया की जीडीपी में दे रहे हैं, ठीक है। याद है मोटा मोटा, देखो ये याद कर लेना, बार बार रिवीजन कर लेना इसको, और नहीं होना तो ऐसी चीजें याद करने का तरीका है। मैंने इसको टेबल बना दिया इंडिया का, राजस्थान का, क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा इतना ही था आपका। एक रेट का 5.18% योगदान है, एक 5.07 योगदान है। उसके अलावा आपका देख लो कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ रेट राजस्थान की कितनी है, 8.19, इंडिया की रहेगी 7%। राजस्थान की करंट प्राइस पे ग्रोथ रेट कितनी है, 16.04, इंडिया की 15.4, ठीक है। 16.04 इंडिया की 15.4, दोनों ही कम है। फिर भी एज इट इज याद करना, राजस्थान का तो करना ही पड़ेगा, इंडिया का भी बार बार टेबल देखो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अब दूसरी चीज आती है, मैंने बोल दिया कि जीडीपी है, स्टेट की हो चाहे इंडिया की हो, दोनों के अंदर में कंपोजिशन में 3 चीजें कैलकुलेट करते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। उनका कंपोजिशन तो देख लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर कितना ग्रोथ किया है इसके अंदर में, इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ करी है, सर्विस सेक्टर कितना ग्रोथ किया है। तो हमें पता लगेगा कि कौन सा सर्विस सेक्टर ग्रोथ ज्यादा कर रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर ज्यादा ग्रोथ कर रहा है या एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, इनका भी अलग अलग ग्रोथ परसेंटेज दिया गया, इसलिए मैं लेके आऊं कि एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा सेक्टर है वो ज्यादा ग्रोथ की है, ठीक है, कौन से, या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट कितनी रही है राजस्थान के अंदर में, कि एग्रीकल्चर कितना ग्रोथ किया या कौन सा सेक्टर ज्यादा ग्रोथ किया है, ठीक है। इसके लिए मैं लेके आऊं कांस्टेंट प्राइस और ये करंट प्राइस दोनों के अंदर में। देखो करंट प्राइस का, और ये ध्यान देना, देखो मैक्सिमम टाइम में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तीनों का जब एवरेज निकालते हो ना ग्रोथ परसेंट का, लगभग तो बेसिक सारे लगभग इसमें कवर हो जाते हैं, कुछ एक सेक्टर ही छूटते हैं जो इन तीनों से अलग होंगे, तो नियरेस्ट पॉसिबल वो चला जाता है। जैसे अपना कितना था 16.04% तक आने के लिए अगर हमें करना है तो तीनों की ग्रोथ रेट भी, टोटल ग्रोथ रेट 16.04% रही है, तो तीनों की ग्रोथ रेट भी लगभग उसके आसपास होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा देखो एग्रीकल्चर के अंदर में ग्रोथ रेट रही है 13.8%, दूसरा देखोगे इंडस्ट्री 15.04, सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन करा है, सर्विस सेक्टर ग्रोथ की 17%। तो 17% के इसने, 15% के इसने, 13% के, इतना याद कर लो, इसके अलावा कुछ। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है सर्विस की, उसके बाद रही है इंडस्ट्री की, सबसे कम किसकी रही है, एग्रीकल्चर के। लेकिन कंपोजिशन देखें तो सबसे कम कंपोजिशन किसका है, राजस्थान के अंदर में जीडीपी के अंदर में इंडस्ट्री का है। लेकिन ग्रोथ रेट अभी ग्रोथ कम कर रही है, इंडस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा 2% ज्यादा ग्रोथ कर रही है लगभग एग्रीकल्चर से। अगर ये कांस्टेंट प्राइस पे देखोगे तो कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है अपनी, बताओ, याद हो गई होगी अब तक तो, 8%, लगभग 8% है, ठीक है। उसमें कितना रहेगा, लगभग 8 है तो 8 के आसपास ही रहेगी। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 5.2 है, इंडस्ट्री की 6.3 है, सर्विस सेक्टर 10.7 है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, उसके बाद इंडस्ट्री कर रही है, उसके बाद एग्रीकल्चर कर रही है। तो ये क्रोनोलॉजी, थोड़ी सी सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम,
अभी तक क्या कर रहे थे, ग्रोस, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेट। अब हमें जो इंपॉर्टेंट नेट अब क्यों आए हैं बताओ, कि ग्रोस पे हो गया उससे काम हो जाना चाहिए। नेट पे इसलिए आए हैं ताकि हमें अगला जो पॉइंट है वो करना है। वो क्या है अगला पॉइंट, वो है प्रति व्यक्ति आय। ग्रोस तो निकाल ली, जीडीपी आइडिया भी आ गया, कॉन्स्टेंट्स करंट से आपको इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का भी आइडिया आ गया। अब ये देखना है हमें कि प्रति व्यक्ति आय कितनी हो सकती है, राजस्थान की कितनी है, इंडिया की कितनी है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद निकालना जरूरी है। क्यों जरूरी है बताओ, कोई आइडिया दे सकता है कि प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद से क्यों निकालते हैं, सकल अर्थ से क्यों नहीं निकालते हैं? ये तो पता होना चाहिए ना कि चलो गवर्नमेंट ने बोल दिया जीडीपी इतनी है, इतना हमारे पास पैसा आ रहा है, इस वजह से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, एग्रीकल्चर इतना पैसा दे रहा है, इंडस्ट्री इतना दे रहा है, सब कुछ हमें पता लग गया कि प्रोडक्ट की टोटल प्राइस देखेंगे तो हमारे पास इतना पैसा आ रहा है। लेकिन वो कंज्यूमर जो हम हैं, कंज्यूमर है जो खरीद रहे हैं प्रति व्यक्ति, उसकी आय कितनी है वो कैलकुलेट करने के लिए वो काम नहीं आएगा। शुद्ध जो घरेलू उत्पाद है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। इसका रीजन क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या था ग्रोस और जो नेट के अंदर में देखा था हमने, ग्रोस जीडीपी और नेट जीडीपी के अंदर में बेसिक डिफरेंस बताया था मैंने उस टाइम पे। क्या था डिफरेंस, क्या डिफरेंस था उस टाइम पे? रिवीजन नहीं किया, बिल्कुल मूल्यह्रास होगा उसी वजह से, ठीक है। मूल्यह्रास होगा, सेम चीज यही है। मूल्यह्रास क्या चीज है, बिल्कुल। तो ये सोचो कि वो प्रोडक्शन करने के लिए मान लो हमने शकल के हिसाब से बनाया, तो वो पैसा जो उन मशीनों के रख रखाव में लग रहा है वो क्या कंज्यूमर के हाथ में जाएगा, वो प्रति व्यक्ति आय के हाथ में नहीं जाएगा, बिकॉज उससे कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन वो पैसा हमें लगाना पड़ेगा ताकि और वस्तुओं का उत्पादन कर सके। तो जो मूल्यह्रास है उसको निकालने के लिए, निकालने के बाद जो पैसा बच रहा है वो सारा प्रोडक्ट की वैल्यू है या सर्विस की वैल्यू है। वो सारी वैल्यू है, वो हम पूरी जनसंख्या से डिवाइड करेंगे। पूरी जनसंख्या में जब डिवाइड करेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि प्रति व्यक्ति बंदे को कितना मिल रहा है। भले ही वो नहीं मिल रहा, मान लो 86,000 रुपए राजस्थान की मान लो प्रति व्यक्ति आए हैं, तो हर बंदे के पास 86,000 रुपए नहीं होंगे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसी के पास बहुत ज्यादा होंगे, किसी के पास बहुत कम होंगे। लेकिन एक आइडिया लेने के लिए कि अगर हम पूरी जीडीपी को पूरे राज्य की जनसंख्या में बराबर डिवाइड कर दें तो कितना एक बंदे के हाथ में आएगा, प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, उसको कैलकुलेट करना है। तो जो मूल्यह्रास हो रहा है, जो वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो वस्तुएं उपयोग की जा रही है, उनके जो वियर टियर है, उनके रखरखाव में जितना पैसा खर्च हो रहा है, उसको मूल्यह्रास को निकालना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो पैसा कंज्यूमर के हाथ में आज भी डिवाइड करे तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि आगे प्रोडक्शन के लिए उसकी जरूरत है। उसको यहां पे ये देखो कि उसको इसमें क्या बोला गया है, मूल्यह्रास को सर्वे ने क्या बोला है ये देख लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्थायी पूंजी उपभोग, यानी कि जो हमारी स्थायी पूंजी है जिसका उपयोग, यानी पूंजी का मीनिंग या नहीं है पैसे से नहीं है, पूंजी का कैपिटल का मीनिंग क्या है, जैसे हमारे पास टेबल है और चीजें मशीनरी है, उसको उसका हम जो स्थायी पूंजी है उसका कितना उपभोग हो रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, 100 यूनिट बनाने के लिए उसमें कितना वीएटीआर आया है, उसको बोला यहाँ पे स्थायी पूंजी उपभोग बोला जाता है, ठीक है। ये चीज बताइए यहाँ पे, सकल घरेलू उत्पाद समको में से स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटा के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्राप्त किया जाता है। तो स्थायी पूंजी उपभोग, इसको क्या बोला था हमने, मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन, कि कितना जो प्रोडक्ट है वो डेप्रिशिएट हो गया। तो आप मूल्यह्रास लिख सकते हो, लेकिन सर्वे के अंदर में अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थायी पूंजी उपभोग क्या है, तो वो मूल्यह्रास ही है जो मैंने समझाया था आपको। समझ आ गया? उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब आपको पता होगा कि ये हमेशा कम ही आएगा ग्रोथ से, तो जितना ग्रोथ है उसमें से थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, किसी 1 लाख कम हो जाएगा, 2 लाख कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, कितना मूल्यह्रास हो रहा है कि प्रोडक्ट की बनाने के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। ये भी नेट भी दोनों पे निकलेगा ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ग्रोथ जब हमने सकल घरेलू उत्पाद बनाया था वो दो चीजों पे निकाला था, प्रचलित कीमतों पे, स्थायी कीमतों पे। शुद्ध भी निकालेंगे तो वो क्या निकालेंगे, वो तो ग्रोथ से निकालेंगे कि जो ग्रोथ हमारे पास है 14 लाख की जो हमारे पास इकोनॉमी है टोटल, उसमें से कितना पैसा है जो उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पूंजी के लिए, निर्माण में जो मूल्यह्रास है उसमें खर्च हो जाता है, सिर्फ वो देखना है। तो यहां पे क्या बचा है हमारे पास में, राजस्थान के पास में मूल्यह्रास निकाल दिया तो हमारे पास निकला है 12,59,000 रुपए, ठीक है। तो लगभग 2 लाख, हमारे पास 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए उन मशीनरी या उन
पुर्जों के रखरखाव के लिए जो इन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। जैसे सेवाओं में जैसे कोई लैपटॉप यूज हो रहा है तो लैपटॉप खराब गया नया लेके आए, कोई मशीनरी लगाई है बड़ी जिससे आप वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो वो मशीनरी खराब हो गई, कोई ऑयल रिफाइनरी है उसके मेंटेनेंस में खर्च हो गया, तो वो चीज वहां पे ऑलरेडी पूंजी जो है हमारे पास उसका उपभोग करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो हमारे पास इसमें हमेशा कमी आएगी। जो 14 लाख से हो गया 12.6 लाख करोड़ रुपए। ये था कितना था, कितना था, तो ये 6,94,000 रुपए हो गया। ठीक है, लगभग उसका आधा के अराउंड आ जाएगा। ये सारी चीज दोनों में मेरा ये याद नहीं करना आपको, सिंपल बता रहा हूं कि मीनिंग क्या है कि ग्रोथ जो था उसमें से कुछ पैसा निकाल दिया, 2 लाख करोड़ रुपए तो हमने निकाल दिए राजस्थान ने। और अगर इंडिया लेवल पे भी देखेंगे, यहाँ पे जैसे कांस्टेंट प्राइस पे देखा गया, ये कांस्टेंट प्राइस पे भी देखा है तो उसमें भी से कुछ पैसा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ राजस्थान का देखना है कि राजस्थान का कितना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो राजस्थान का कांस्टेंट प्राइस पे है और यहाँ पे करंट प्राइस वैसे भी ज्यादा था। करंट प्राइस प्रचलित कीमतों पे जीडीपी हमारी ज्यादा थी जो स्टेट की है, तो उसमें 14 लाख में से 12,60,000 ही बचे हमारे पास खर्च करने के लिए, लोगों को देने के लिए, और इसमें भी 6,94,000 ही बचे। यानी कि ग्रोथ रेट देखेंगे तो 16.10 है, यहाँ पे 8.11 है। कितना फर्क आया? कुछ नहीं, ज्यादा फर्क नहीं आया। कि आपकी क्या थी 16.04 किस पे थी? ग्रोस जीडीपी थी उसकी प्रचलित कीमतों पे, और यहां पे नेट निकाला तब भी इसकी ग्रोथ रेट 16.10 रही है, और उसकी कितनी थी 0.7। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है 16 और 8 याद करना है, शुद्ध में भी वही रहेगा, ग्रोस में भी वही रहेगा, चाहे कोई सा भी पूछ ले, लेकिन याद रखना, गलती मत करना, 16.04 है आपकी ग्रोस स्टेट जीडीपी। जब शुद्ध में चेंज करेंगे उसकी अगर ग्रोथ रेट पूछ ली जाए तो वो अगर बाई चांस पूछ ले तो 16.10 है। बिल्कुल दोनों पास पास में है, 16 और 8 याद कर लेना, मैक्सिमम आपका काम हो जाएगा। समझाने का मतलब ये है कि ग्रोस जो था उसमें से ही निकाल के कुछ पूंजी हटा दी जाती है उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए, जो पूंजी निर्माण के लिए जो हमने मूल्यह्रास हुआ है उसी में यूज हो जाती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम आएगी, लेकिन ग्रोथ रेट वही रहेगी। बिकॉज पिछले साल भी तो निकाली थी, तो 10 से हमारा ये 12.60 हुआ है, वो 12 से 14 हुआ है, तो प्रतिशत लगभग सेम रहता है इसका, 16% 8% रहेगा। ठीक है, तो उसको हटा देते हैं। अब आते हैं प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि हमारे पास आ गई है नेट स्टेट जीडीपी, नेट आ गई आपके पास। अब पूरी जनसंख्या में इसको डिवाइड कर दो, सिंपल सा काम है, प्रति व्यक्ति आय और कुछ ही नहीं है। प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या, तो जब हम हर साल कैलकुलेट करते हैं तो उस साल के मध्य वर्षीय, साल के बीच में, जैसे हम 22-23 की बात कर रहे हैं तो 2022 के जो मिड में था पॉइंट था, यानी जून जुलाई के अराउंड है, मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या कितनी थी उससे उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2011 की जनसंख्या ले लोगे, हर साल की मध्य वर्षीय जनसंख्या। इसके लिए क्या होता है कि फैमिली सर्वे होते रहते हैं हर साल जनसंख्या में कितना, क्योंकि तभी तो आपको पता लगेगा कि नए बच्चे कितने पैदा हुए हैं। वो देखते हैं ना कि नए बच्चों की डेथ रेट कितनी है, वो कैलकुलेट करते हैं ना, मैटरनिटी डेथ रेट देखते हैं उसके अंदर में। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करते हैं, उससे उनके पास डाटा रहता है। तो मध्य वर्षीय जो जनसंख्या है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसको करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा, कल को कभी पूछ ले कि प्रति व्यक्ति गणना के लिए कौन सी जीडीपी यूज की जाती है, सकल जीडीपी यूज की जाती है कि शुद्ध जीडीपी, तो आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति लोगों के जीवन स्तर के लिए और कल्याण का सूचक है। ये आपको पता ही होगा कि जब पैसा प्रति व्यक्ति ऐसे पता लग जाएगा कि कितना पैसा है वो उन लोगों के हाथ में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो बोला गया जीवन स्तर के और कल्याण का सूचक है, लेकिन क्या सही में ये है? वो हमने पहले दिन उस दिन बेसिक क्लास में देख लिया था कि सब लोगों में बराबर डिवीजन नहीं है, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जीडीपी के आधार पर कि सही में कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है लोगों का। बिकॉज कुछ लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होगी और कुछ लोगों के हाथ में 0 आएगी, क्योंकि अगर 86,000 अगर बोल रहे हैं तो कहां पे हर बंदे के हाथ में 86,000 रुपए नहीं जाएंगे किसी भी हाल में। ठीक है, तो लेकिन अगर प्रति व्यक्ति है, लेकिन हाँ पीछे वाला, इससे पीछे वाला क्या हुआ? सेम है। मैं ये ग्रोथ रेट बता रहा हूं आपको दोनों की। राजस्थान की ग्रोथ रेट दोनों देखी थी हमने पहले, प्रचलित कीमतों पे, स्थिर कीमतों पे, वो इंडिया के साथ कंपेयर करके देखा था। लेकिन जब हम शुद्ध पे आए तो शुद्ध तो राज्य का ही देखेंगे ना, शुद्ध इंडिया का देखने का मतलब नहीं है, वो इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तब देखेंगे, उसके साथ कंपेरिजन नहीं करना अपने को। शुद्ध जब हम राज्य घरेलू उत्पाद देखेंगे उसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास सकल घरेलू उत्पाद था, जो चीज वो प्रचलित कीमतों पे था, चाहे वो स्थिर कीमतों पे था, दोनों जगह पे हम उसमें से कुछ मूल्यह्रास निकाल देंगे। समझ गए? तो ये जो 14 लाख हमें बताने का मतलब ये था कि जो 14 लाख हमारे पास जीडीपी थी 14 लाख करोड़ की राज्य की, वो अब रह जाएगी 12.6 लाख करोड़ की, यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ अपने मूल्यह्रास में चले गए। ये चीज अगर ये तो प्रचलित कीमतों पे, ये चीज स्थिर कीमतों पे देखोगे तो स्थिर कीमतों पे 6,94,000 रुपए हमारे पास बचे खर्च करने के लिए।
तो ये कोई नहीं पूछेगा कितना रहा है, जनरली कोई नहीं पूछता है। ऐसे कोई अगर डिटेल में जाके पूछेगा तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना डाटा आपको याद करने की जरूरत है नहीं। लेकिन प्रतिशत भी देखो तो भी देखो, अगर शुद्ध का प्रतिशत देखें तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद इस साल तो निकाला नहीं है, पिछले साल भी तो निकाला होगा ना अपन ने, हर साल निकलता है वो, तो सकल निकलेगा तो शुद्ध भी निकलेगा। शुद्ध निकालना इसलिए जरूरी पड़ रहा है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय की गणना उसके बिना नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब शुद्ध को निकाला तो उसमें कितना प्रतिशत ग्रोथ रेट देख रहे हैं, प्रचलित कीमतों पे और स्थिर कीमतों पे। जैसे हमने सकल की करी थी तो पूछते सकल का ही रहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद है उसकी ग्रोथ रेट ही पूछते हैं। लेकिन अगर शुद्ध घरेलू उत्पाद की ग्रोथ रेट भी पूछ ले तो बताने का मतलब यह है कि वो भी बिल्कुल पास में ही है। 16.04% आपकी रही थी प्रचलित कीमतों पर सकल की, शुद्ध की कितनी रहेगी 16.10 हो जाएगी। हल्का सा अंतर है, कुछ नहीं अंतर है, वो सेम याद रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, इतना पास में कोई नहीं पूछेगा। ये सेम चीज 8.07 उसकी थी, 8.11 इसकी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम है दोनों की, शुद्ध की और सकल की लगभग बराबरी करनी है। पर ये शुद्ध घरेलू उत्पाद होता क्या है, इसकी डेफिनेशन एकदम याद कर लेना, ठीक है, जो इसके अंदर में लिखी हुई है, ताकि आपको कल को पूछ ले तो जो पूछा है वही लिखना है। ऐसा ना हो कि शुद्ध घरेलू उत्पाद के सकल घरेलू उत्पाद लिख के आ जाओ। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए यूज किया जाता है। हमसे पूछा जो फेवरेट क्वेश्चन आरपीएससी का वो क्या है, फेवरेट क्वेश्चन आरपीएससी का ये है कि प्रचलित कीमतों पे या पूछेंगे वो स्थिर कीमतों पे राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है। सिंपल पूछते हैं, सिंपल डाटा, सिंपल पूछेंगे कि चेक कितनी तुम्हारी शुद्ध की थी, गणना कर ली तुमने, उसमें जनसंख्या का भाग दे दिया, मध्यवर्ती जनसंख्या का। प्री का क्वेश्चन ये है आपका, ये वाला वो पूछेंगे प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो स्थिर ये वाला बता रहा है आपको कम है, तो इसका मतलब आपको पता होगा स्थिर कीमतों पे कम आएगी, क्योंकि स्थिर कीमतों पे जीडीपी की गणना करोगे तो कम आएगी, 10 साल पुरानी कीमतों पे आधार पे करोगे तो 86,134 एज इट इज याद होना चाहिए आपको। आप ये कर लो कि मेरे अकाउंट में ही आ गए 86,134 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं, गवर्नमेंट बोल रही है दे रहे हैं 86,134 रुपए स्थिर कीमतों पे। आज की कीमतों पे प्रचलित आए, यानी आज की कीमतों पे शुद्ध जो राज्य घरेलू उत्पाद है उसको जनसंख्या से डिवाइड किया तो वो कितना आएगा 12 जो 6 लाख करोड़ था उसको जनसंख्या 5 लाख करोड़ तो हमारे पास पहले ही थी 2011 में, कुछ और बढ़ गई होगी, मान के चलो कि अब नई डाटा आने वाला है तो 7-8 करोड़ तो मिलेगी आराम से। जब उसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास लगभग 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, 1,56,149 रुपए हमारे पास आज की कीमत के आधार पे मिल रहे हैं प्रति व्यक्ति आय। ये दोनों डाटा एज इट इज याद होना चाहिए। पिछली बार डायरेक्ट पूछा था कि स्थिर कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय क्या है, और आपको डाटा बहुत पास में ऐसे दिए जाएंगे, हो सकता है दूर भी दे दे, 80,000 दे देंगे, 86,000 दे देंगे, 82,000 दे देंगे, 84,000 दे देंगे। तो आपको एज इट इज पता होना चाहिए कि 86,134 तो स्थिर कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय है, प्रचलित कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय 1,56,149 रुपए, 1,56,149 है। तो कुछ एक पॉइंट है जिनको पूरा याद करना है, सिंपल ये पूछा जाता है आपसे। अब देखो स्थिर कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय पे थोड़ा नोटिस करो, 73,000 थी, 76,000 होगी, फिर 73,000 होगी, फिर 80,000 होगी, तो ये प्रति व्यक्ति आय वापस कम होगी, तो ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ रही है कि तो हाँ लगातार बढ़ रही है कि 73,000 थी, फिर 80,000 हुई, फिर 86,000 हुई। प्रचलित कीमतों पे वही देखोगे 1,06,000 थी, 1,15,000 हुई, फिर 1 लाख वापस कम आ गई, 122 आ गई 360 से, फिर 1,35,000 हुई। तो पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ रही है क्या प्रति व्यक्ति आय, तो स्थिर कीमत हो चाहे प्रचलित कीमत हो, तीन दोनों पे लगातार बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो ये जनरली पूछते नहीं है, लेकिन हमेशा पूछते आए हैं प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत प्रचलित कीमत के भी कितनी है। कल को अगर ये भी पूछ ले कि प्रति व्यक्ति आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, जैसे जीडीपी में होती है, वो भी पूछा जा सकता है, तो उसका भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो याद करना चाहिए कर सकता है। 14.8% की दर से प्रचलित कीमतों पर बढ़ोतरी हुई है और स्थिर कीमतों पर 6.94% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। ये दिया गया डाटा इसलिए पूछ सकते हैं। लगभग 6.9% दर से प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर बढ़ी है, प्रचलित पे 14.8% से। ये याद नहीं रहे तो जो डाटा यहां पे दिया गया 100% याद कर लेना। तो जो 100% आपको याद होना चाहिए राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ रेट स्थिर कीमतों पे और आपको प्रचलित कीमतों पे। दूसरी चीज इंडिया के साथ कंपैरिजन उसका कि दोनों में ही हमेशा ज्यादा रही है, ठीक है। तीसरी चीज याद रहनी चाहिए प्रति व्यक्ति आय, वो क्या है आपकी 86,134 स्थिर कीमतों पे, प्रचलित पे 1,56,149 रुपए, ठीक है। इतना तो याद कर लोगे। ये देखो ये मैं इंडिया के साथ कंपैरिजन का डाटा रखा है, जो देखना चाहिए देख सकता है, लेकिन इसकी जो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। प्रतिशत के साथ ग्रोथ रेट की परसेंटेज के साथ में दिया गया है, राजस्थान की ग्रोथ रेट की परसेंटेज कितनी है, इसमें ऑल इंडिया कितनी है। दूसरी चीज नीचे वाली देखोगे तो ये स्थिर कीमतों पे है, ये प्रचलित कीमतों पे है। इंडिया राजस्थान की आय कितनी है, ऑल इंडिया की आय कितनी है। अब ये देखोगे तो देख लो इंडिया की 1,70,620 है ना, राजस्थान की कितनी है 1,56 है, तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति इंडिया से कम है। इतना तो याद रह जाएगा, बेसिक सी चीज है, समझने वाली चीज है। राजस्थान की इंडिया से कम है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं।
स्थिर कीमतों पे देखोगे तो भी हमारी 86,000 है और इंडिया की 96,000 96,522 रुपए। तो चाहे प्रचलित हो स्थिर कीमतों पे अगर आपको डाटा दिया जाए, एक तो वो याद होना चाहिए, एक दूसरा कि प्रति व्यक्ति आय स्थिर हो या प्रचलित कीमत हो, वो इंडिया की जो भारत की प्रति व्यक्ति आय उससे राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक है, अब ये देखो जो मैं बोल रहा था, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक पॉइंट दिया जाता है, ये सिर्फ इसलिए लिखा है, मैं समझा देता हूं, और ये वाला चीज याद कर लेना कि 2 नंबर में अगर ये वर्ड आ जाए, क्योंकि ये दिया गया है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ठीक है, तो इसको समझाने का तरीका लिखने का आप देख लेना कितना भी है, किसी भी स्टेट के अंदर में जितनी भी नई परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है ना, उसको बोलते हैं सकल स्थायी पूंजी निर्माण, यानी कि जो स्थायी रहेगी उस टाइम में। उसमें क्या करते हैं कि जितनी परिसंपत्तियां हमने हटा दी है, या तो उनको बंद कर दी कोई इंडस्ट्री को, या किसी बंदे ने किसी और को बेच दी है, दूसरे स्टेट वालों ने ले लिया है उसको, तो इस तरीके से जब आप देखते हो कि जितने भी उत्पादन करता है उनकी जितनी भी नई परिसंपत्तियां कितनी निर्माण हुई है जो आगे जाके उत्पादन में योगदान देगी, उनको क्या बोलते हो? सकल स्थायी पूंजी निर्माण बोलते हो। समझने के हिसाब से इतना काफी रहेगा आपके लिए। क्या है ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण? कि जितनी नई परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है जो आगे उत्पादन में योगदान देगी, उनको क्या बोलते हैं? सकल स्थायी पूंजी निर्माण। की ये पूंजी निर्माण में स्थायी संपत्तियां आपने बना ली है, एसेट बना लिए आपके, जो कल को काम आएंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन देख लेना इसकी, यही है, सेम चीज लिखने के हिसाब से दिया गया है पूरा का पूरा। 2 नंबर में बाई चांस पूछ ले तो आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए सकल स्थायी पूंजी निर्माण किसको बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ प्राइस इंडेक्स आज ही करें कि कल करें? कंप्लीट तो होगा नहीं प्राइस इंडेक्स, इसको कल करते हैं, है ना, क्योंकि पूरा WPI डिस्कस करना है, इसमें प्राइस इंडेक्स होता क्या, फिर उसके बाद CPI डिस्कस करना है, उसके साथ में दूसरा चैप्टर कंप्लीट शुरू कर देंगे अगर ये जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, नहीं तो कल ये कर लेंगे। आप दोनों रिवीजन कर लेना आज का और कल का। बेसिक इकोनॉमिक्स शुरू, ये तो आपको आइडिया आ गया होगा कि डेटा कितना का आएगा इसके अंदर में, कंसेप्ट कितने का आएंगे, किस तरीके से समझना है इस चीज को, किस तरीके से कंपैरिजन करना है, किसी के साथ करना है तो किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ उस पर फोकस करना है। फालतू का बहुत ज्यादा डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक ग्रोथ रेट देख लिया आज हमने, याद करने के, प्रति व्यक्ति आय देख ली, प्रति व्यक्ति आय का इंडिया से कंपैरिजन कर लिया, ग्रोथ रेट का इंडिया से कंपैरिजन कर लिया, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, फालतू की चीजें याद नहीं करनी। इंडेक्स कल देख लेंगे, इसके अंदर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, WPI होता है, कौन कैलकुलेट करता है, कौन सा डिपार्टमेंट निकालता है, कितने तरीके से निकलते हैं, क्या क्या बास्केट है, कौन कौन सी चीजें आती हैं। कल सिर्फ यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, छोटी क्लास हो ताकि आपको आराम से इसमें क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं।